हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे बाइनोमियल थ्योरम यानी द्विपद प्रमेय के बारे में। द्विपद प्रमेय के बारे में हम लोग पूरी विस्तृत तरीके से जानकारी ग्रहण करेंगे। ये जो द्विपद प्रमेय होता है एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है और इससे अक्सर जो कंपटीशन होते हैं उसमें अधिक से अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और बच्चे क्या करते हैं, द्विपद प्रमेय में उसकी बेसिक नॉलेज के साथ यानी विरोध तरीके से तैयारी नहीं हो पाती, जिसके कारण उस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाते हैं। क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, बस प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो दोस्तों, हम हो सकता है इस द्विपद प्रमेय यानी बाइनोमियल थ्योरम को 2 से 3 पार्ट में विभाजित करेंगे। आप लोगों को सभी पार्ट को देखना है, एक भी पार्ट मिस नहीं करना है। आप लोग अगर सभी पार्ट को अगर देख लेते हैं तो आप लोगों को क्या होगा कि इसका पूरा कंफ्यूजन दूर हो जाएगी और आप लोगों को जो बाइनोमियल थ्योरम है पूरा एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, ये फर्स्ट पार्ट स्टार्ट होने वाला है, तो इसको पूरा एंड तक जरूर देखिएगा और इसमें हम साथ ही साथ कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको समझने में आसानी बना देगी। दोस्तों चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग देखते हैं द्विपद प्रमेय होता क्या है। द्विपद प्रमेय मतलब 2 पदों वाला बहुपद पर आधारित प्रमेय। जैसे आप लोग पहले यूज करते थे 8 तक या 10 तक, अभी तक आप लोग जितना यूज किए आप लोग यूज क्या किए हैं, यूज किए एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब। तो इसमें हम लोग जानेंगे कि अगर होल स्क्वायर यानी कि घात 2 हो तो होता है ये, इसका तो आप आसानी से याद कर लेते हैं। अगर उसी के पावर 100 होगा तो उसका कैसे ज्ञात करेंगे, इसमें उसी के बारे में वर्णन किया गया है। तो दोस्तों देखिए, हम लोग क्या करते थे, जैसे एक्स प्लस ए के घाते 0, अगर किसी की पावर 0 है तो उसका मान सभी जानते हैं, उसका मान 1 होता है। 1 कैसे होता है, अगर इसको जैसे मान लीजिए ए के पावर 0 है तो इसका मान 1 होता है। अक्सर कैसे ए के पावर हमको 0 लिखना 1 माइनस 1, ए के पावर 1 बाई ए के पावर 1, 1 कटा यानी कि इसका मान आ जाता है 1, ऐसे आता है, इसका मान 1 है। यानी कि किसी के पावर अगर 0 है तो उसका मान हमेशा आता है 1। अगर इसी में अगर x प्लस ए के पावर अगर 1 हो जाए तो इसका मान आता है x प्लस ए, और इसी का अगर स्क्वायर हो जाता है, इसकी घात 2 हो जाती है तो इसका आता है एक्स स्क्वायर प्लस 2x ए प्लस ए स्क्वायर। इतना तो सभी लोग जानते हैं, इतना तो याद है। और अगर इसका क्यूब हो जाए घात 3 तो इसका आता है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर ए प्लस 3x ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब, इतना आता है। यहाँ तक जानते हैं। अब 4 घात ज्ञात करनी रहेगी तो आप क्या करेंगे, गुणा करेंगे। 5 घात ज्ञात करनी रहेगी तो आप क्या करेंगे, गुणा करेंगे। आप तो यही जानते हैं। लेकिन ये सोचा गया कि अरे भाई, अगर 4 तक है तो सिंपली हम लोग गुणा करके ज्ञात कर सकते हैं। अगर मान लीजिए 100 तक अगर हम दे दें आपको तो क्या करिएगा, पूरा पेज भर आप बूझिएगा, तो वो काम नहीं करना है इसमें, ठीक है। वो आसान बना दिया गया है उसको, वो ऐसा काम आपको कभी नहीं करना है। गुणा भाग करने वाला अगर कंपटीशन में क्वेश्चन पूछ देगा इसका तो आप गुणा करने बैठिएगा तो कंपटीशन का टाइम खत्म और एग्जाम भी खत्म। तो दोस्तों देखिए, आपको वो काम नहीं करना है। इसमें समस्या क्या आई थी, इसको सिंपल बनाने के लिए सोचा कैसे गया था, इसको सोचा ऐसे गया था, यहाँ पर देखा गया, यहाँ पर x की घात क्या है, x की घात 0 है, इसको वैसे भी समझ लीजिएगा। तो यहाँ पर देखा गया कि इसमें x की जो घात है यहाँ पर 1 है, यहाँ पर a की घात 1 है, यहाँ पर x की जो घात है वो 2 है, यहाँ पर x की घात 1 है और a की घात 1 है। जबकि नेक्स्ट पद में जो a की घात है वो 2 है, 1 अधिक हो गई है। जब इसमें देखा गया तो यहाँ पर देखा गया x की घात 3 है, यहाँ पर x की घात 2 है, यहाँ पर x की घात 1 है और यहाँ पर x की घात 0 है। जबकि यहाँ पर a की घात 0 है, a की घात 1, a की घात 2, a की घात 3। इससे आपको एक संबंध नजर आ रहा है, इससे आपको एक संबंध कुछ दिख रहा है, इससे हमको भाई संबंध एक दिख रहा है। क्या दिख रहा है, वो इसके पद के रूप में, जो पद है इसको पद बोला जाता है। तो पदों में संबंध हमको दिख रहा है। क्या दिख रहा है कि जो प्रथम पद है उसकी घात वो उसकी घात क्या हो रही है, घट रही है। देखिए यहाँ पर 2 घात थी तो यहाँ पर प्रथम पद x की 1 घात हो गई, यहाँ पर 0 घात हो गई। यहाँ पर 3 घात थी, यहाँ पर 2 घात थी, 2 घात हो गई, यहाँ पर 1 घात हो गई, यहाँ पर 0 हो गई। तो क्या हो रहा है, प्रथम पद ये वाला इसकी घात क्या हो रही है, कम हो रही है। जबकि द्वितीय पद a की घात देखिएगा तो यहाँ पर 0 थी, यहाँ पर 1 हो गई, यहाँ पर 2 हो गई, वहां पर 3 हो गई। निरंतर क्या कर रही है, वो बढ़ रही है। निरंतर क्या कर रही है, इसकी घात बढ़ रही है। तो यहाँ से आपको समझ में क्या आया कि जो प्रथम पद की घात क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, यानी कि कम होती जा रही है। और द्वितीय पद की घात क्या हो रही है, बढ़ रही है। वो अभी आप यहाँ से ध्यान दीजिएगा, वो बढ़ कहाँ से रही है और घट कहाँ से रही है।
तो घट वहीं से रही है जहां से उसका घात है। अगर मान लीजिए जो x है तो देखिएगा x का 3 से घट रही है। 3 कहने का मतलब क्या है, इसका पूरा पावर 3 था कि घाते 3 था, जो दोनों पद थे उसके घात 3 था, तो 3 से वो घट करके कहाँ तक गई, जब तक वो 0 ना गई। जबकि दूसरा घात जो a था वो कहाँ से बढ़ना स्टार्ट हुआ है, 0 से बढ़ना स्टार्ट हुआ है, वो बढ़कर कहाँ गया है, 3 तक बढ़कर गया है। यानी कि घटेगी भी तो जहाँ तक घात पूरा है वहां से घट करके 0 बनेगी, अगर बढ़ेगी तो 0 से बन करके जितना घात उसका टोटल था, 2 पद वाला जो घात, जो उसका घात था वहां तक पूरा बढ़ करके जाएगी। तो इससे ये तो समझ में आ गया कि इसके जो पद है वो कैसे समायोजित हो रहा है। जो पद है वो तो ये समझ में आ गया कि प्रथम पद है वो निरंतर क्या कर रहे हैं, घटते जा रहे हैं, जबकि द्वितीय पद क्या हो रहे हैं, वो निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। इतना तो समझ में आ गया कि इनके, चलिए हमको घात समझ में आ गई कि जो पदों के घात है वो कैसे बढ़ रहे हैं, कैसे घट रहे हैं। अब उसके बाद ये नहीं समझ में आ रहा था उन लोगों को कि ये जो गुणांक है इसके, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, इसके गुणांक, यहाँ पर दोनों पदों के गुणांक 1 है, यहाँ पर 2 है, 1 है, 1 है, 3, ये किस क्रम में बदल रहा है भाई, ये तो समझ में आ नहीं रहा था। तो इसके लिए एक पास्कल नामक वैज्ञानिक थे जिनका नाम ब्लेस पास्कल पूरा नाम था। तो उन्होंने एक दिमाग लगाया, उन्होंने सोचा ये क्या हो रहा है, इसमें जो गुणांकों का क्रम है वो किस क्रम में समायोजित हो रहा है। तो उन्होंने इसको सिंपली समायोजित करना स्टार्ट किया। उन्होंने उन्होंने इसको क्या किया, समायोजित करना स्टार्ट किया। देखिए दोस्तों, हम इधर समायोजित कर देते हैं इसके गुणांकों को। पहले अगर इधर लिखा उन्होंने गुणांक, यानी कि कितने गुणांक हैं, नहीं गुणांक नहीं लिखा, घातांक, मतलब कितने घात वाला वो बहुपद है, कितने घातांक, और उसके बाद लिखा उन्होंने गुणांक। क्या लिखा, गुणांक। घातांक लिखा, अगर 0 घात होती थी तो उसका मान क्या आता था, 1 लिखा उन्होंने। फिर उसके बाद जब उसकी एक घात होती थी, यहाँ पर एक घात मिलती थी, इसके गुणांक क्या है, 1, और इसका गुणांक 1, इसका गुणांक क्या मिलता था, 1 और 1। इधर और इधर से लिखते हैं, नहीं तो हटाएगा नहीं, 1, 1 और 1। फिर उसके बाद उन्होंने देखा कि जब 2 घात, ये किस घात के लिए थे, एक घात के लिए, जब 2 घात होती थी तो उसके गुणांक क्या मिले, उसके मिले, देखिए यहाँ पर 1, 2, 1 ऐसे मिलते गए। क्या मिल गए 2 गुणांक के लिए 1, 0 गुणांक के लिए ये मिले, 1 गुणांक के लिए, 2 गुणांक के लिए 1, 2, 1। तो इतना ही देखने के बाद उनको समझ में आ गया कि ये जो गुणांक है कैसे समायोजित हो रहे हैं इस क्रम में। तो उन्होंने ये बताया कि जो इसके गुणांक है, आप एक, जो इसका एक मान है उसको आप क्या करिएगा, जो यहाँ पर एक संख्या है 1 है, जो 1 है उसको क्या करिएगा, एक साइड का 1 और दूसरे साइड भी आप 1 रखिएगा सभी, यानी जो किनारे के सिरे हैं उसमें 1 रखिएगा, और जो बीच में जो अंक आएंगे वो उसके सामने ऊपर वाले जो अंक है उसके योग के बराबर आएंगे। क्या आएंगे, उसके योग के बराबर है। इधर हम लिख देते हैं इसी अंक को, क्योंकि इधर हमको फिगर भी दिखाना है। तो दोस्तों इधर हम लिख लेते हैं घातांक और गुणांक। उन्होंने इसको समायोजित किया। 0 घातांक के लिए 1, 1 घातांक के लिए 1, 1 सामने एकदम कोने वाले सिरे पर हमको क्या रखना है, 1, 1 रखना है। 2 जब गुणांक होता है तो उसके लिए कोने सिरों को 1 बनाओ, और जो बीच में अब जोड़ो कैसे मिल रहा है 1, और ये बीच में कौन सा अंक आएगा, इस सामने वाले जो ऊपर वाले अंक है उनको जोड़ दो। इन दोनों अंकों को जब जोड़िएगा आप, जोड़कर कितना मान मिलेगा, 1, 1, 2, तो बीच में रखा जाता है 2। इस तरह अगर 3 अगर मान लीजिए घातांक है तो कोने हमको रखना है 1, और इसको जोड़िएगा आप, तो इसको क्या मिलेगा, जोड़ने के बाद मिल जाएगा 3। तो यानी कि इसके और इसके बीच में कौन सी संख्या आ जाएगी, 3। इस तरह 2 और 1 को जोड़िएगा, 3 और 1। तो इस तरह गुणांकों को समायोजित करना तो समझ में आ गया। उसके लिए भी तो एक फिगर बन गया जिसके अंतर्गत वो गुणांक समायोजित हो जा रहे थे। यानी कि अगर फार्मूला लिखना रहेगा होल क्यूब का, तो आप क्या करिएगा, जो उसके पद थे उनको पहले आप समायोजित कर लीजिए घटते और बढ़ते क्रम में। फिर उसके बाद उसके आगे सेटल कर दीजिएगा इस गुणांक को, 1, 3, 3, 1 पार रख दीजिएगा, तो उसका निकल जाता है x+a का होल क्यूब, यानी क्यूब का फार्मूला निकल जाता है। इस प्रकार 4th घात, 5th घात, 6th घात इतना तो आसानी से कर सकते हैं। अगर 100 घात तक दे देगा तो हम इस तरह बनाते जाएंगे, नहीं बनाते जाएंगे। और दोस्तों ये देखिए जो ऐसी आकृति बनी, इसको बोला गया पास्कल त्रिभुज। क्या बोला गया, ये त्रिभुजाकार आकृति दिख रही है तो इसको बोला गया ये पास्कल त्रिभुज है। क्या है,
पास्कल त्रिभुज। पास्कल त्रिभुज बनता कैसे है, कोने कोने के जो सिरे हैं उसमें 1 1 रख करके जो बीच में अंक आएंगे उसको ऊपर वाले जो सामने अंक है उनको जोड़ करके वहां पर अंक रख दीजिएगा। आपको जो आकृति मिलेगी वो आपकी पास्कल त्रिभुज की आकृति होती है, ये पास्कल त्रिभुज है। तो अब इससे तो एक समस्या दूर हुई कि गुणा तो करना नहीं पड़ रहा था, बस उसके पदों को समायोजित करके उसके गुणांकों को वहां पर सेटल कर दीजिए, तो ये तो आसान कुछ लग रहा था। लेकिन समस्या यहाँ आ रही थी कि हम तो कुछ पद तक ज्ञात कर सकते हैं, मान लीजिए 10 तक आप कहिएगा, 10 तक तो हम बना सकते हैं। अगर आप कहिएगा कि 100 तक बनाइए इस तरह, तो अब हम रफवा भर देंगे तो कहाँ से बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। अरे भाई कौन बनाने जा रहा है उतना बड़ा, इसी तो ये भी फेल हो गया उस समय। तो अब जो पास्कल नामक जो वैज्ञानिक थे उन्होंने अपना दिमाग लगाया, कहा कि इस तरह काम बनने वाला नहीं है, इस तरह अगर कोई भी सॉल्व करेगा तो पूरा बनाएगा नहीं। ये बात तो रियलिटी है कि ये सही है कि अगर आपको सॉल्व करना है बढ़िया लॉन्ग क्वेश्चन, अगर लॉन्ग घात दे देती है तो उसको आप ऐसे त्रिभुज बनाइएगा उसमें ज्यादा टाइम वेस्ट होगा, तो उसके लिए उसमें उन्होंने और दिमाग लगाया। पहले हम इसको एग्जाम्पल के तौर पर बताते हैं कैसे सेटल होता है। दोस्तों देखिए, मान लीजिए हमको x प्लस ए के घाते क्यूब का फार्मूला लिखना है। किसका लिखना है, x प्लस ए के घाते क्यूब का फार्मूला लिखना है। हमने बताया जो प्रथम पद की घात है x की घात क्या होगी, इंक्रीज करेंगी, a की घात क्या करेगी, x की घात डिक्रीज करेगी, x की घात इंक्रीज करेगी। तो यहाँ पर आप रख दीजिए, सेटल वही काम करिएगा। अब x की घात कहाँ से लेकर के डिक्रीज करेगी, इसकी पूरी घात 3 है, यानी कि x घात 3 से लेकर के घटेगी। फिर उसके बाद इसका तो यहाँ पर 0 होगा, घात 0 से बढ़ेगी, और इसके बाद एक्स स्क्वायर होगा तो उसकी जगह पर a का मान a1 हो जाए, एक घात। इसका एक घात होगा तो इसकी 2 घात हो जाएगी, बढ़ रहा है। फिर उसके बाद इसकी 0 घात होगी तो इसकी 3 घात हो जाएगी। अब 0 घात का मतलब 1, तो यहाँ पर इसको लिखने की जरूरत है नहीं। आप क्या करिएगा, यहाँ पर इसके घात जो देखिए 3 अगर घातांक है तो उसके लिए जो गुणांक मिला है उसको सेटल कर दीजिए। इसके लिए 1 रखिएगा और यहाँ पर 3 रखिएगा आप, फिर उसके बाद यहाँ पर भी 3 रखिएगा, फिर उसके बाद यहाँ पर 1 रखिएगा। तो आप यहाँ पर पाइएगा एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर ए प्लस 3x ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब। ये किसका फार्मूला है, ये x प्लस ए का होल क्यूब का फार्मूला है। देखिए इस पर कितना आसानी से आ गया, आपको गुणा करना पड़ा नहीं, x प्लस ए गुणे x प्लस ए गुणे x प्लस ए 3 बार उस पर गुणा करिएगा तो और लंबा जाएगा। इस पर बस पास्कल त्रिभुज के जो गुणांकों का नियम उस पर रख दीजिएगा तो आराम से आपका निकल जाएगा। तो समस्या आ रही थी कि अधिक अगर मान लीजिए घातांक है तो उसका कैसे ज्ञात करेंगे, तो उसके लिए उन्होंने यहाँ पर दिमाग लगाया। उन्होंने क्या किया, इन जो ये अवयव हैं 1 2 1 1 1 2 1 ये जो अंक मिल रहे थे उन्होंने उस पर दिमाग लगाया कि ये वास्तव में है क्या। तो लगाने के बाद उनको एक बात यहाँ पर क्लियरली समझ में आ गई। समझ में आई क्या, उन्होंने देखा, इसको मिटा देते हैं, उन्होंने देखा कि ये जो 1 1 1 ये सब जो मान मिल रहे हैं वो कैसे मिल रहे हैं। तो उन्होंने घुस गया कॉम्बिनेशन में। किसमें घुस गया, उसमें संचय में। किसमें घुस गया, उन्होंने संचय में। संचय को बोला जाता है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन में उनका दिमाग गया, तो कॉम्बिनेशन जो दिमाग आया तो उसके बाद ये समस्या सॉल्व हो गई। कैसे सॉल्व हुई पहले हम समझा देते हैं। कॉम्बिनेशन होता क्या है, तो देखिए जहाँ पर किसी वस्तु के सिलेक्शन की बात की गई होती है, यानी कि इसको चयनित करने की बात की गई होती है, तो वहाँ पर हम किसका यूज करते हैं, कॉम्बिनेशन यानी संचय का। और जहाँ पर किसी वस्तु के अरेंज की बात की गई होती है, अरेंजमेंट की, तो वहाँ पर हम किसका यूज करते हैं, परमुटेशन का। बस इसमें मेन डिफरेंट यही होता है कि जहाँ पर सिलेक्शन की बात की, चुनाव की बात की गई होती है, वहाँ पर हम कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं, और जहाँ पर अरेंजमेंट की बात की गई होती है वहाँ पर हम परमुटेशन का यूज करते हैं। कॉम्बिनेशन और परमुटेशन में अंतर होता है, यानी कि सिलेक्शन और अरेंजमेंट में अंतर होता है। जैसे हम लोग 5 प्लेयर ले लेते हैं, अब 5 प्लेयर के लिए मान लीजिए हम 10 प्लेयर ले लेते हैं और 5 टेबल्स लगा लेते हैं, 5 चेयर्स लगा लेते हैं। अब हमको उसमें से 5 स्टूडेंट को बैठाना है, तो सिलेक्शन में वो स्टूडेंट आ जाएंगे। जैसे हम उनको कह दे कोई भी स्टूडेंट बैठ सकता है, तो वो आपका आ जाएगा सिलेक्शन में, यानी कि हमने 10 में से 5 को सेलेक्ट किया। और जबकि अरेंजमेंट में क्या आ जाएगा कि हमने उसमें से कुछ ऐसे ऐसे विद्यार्थियों को बैठाया, जैसे हमने उसमें से राम को कहा कि तुम आओ पहली सीट पर, और ये आ सकते हैं, उसके अलावा और कोई नहीं आ सकते हैं, तो वो आ जाता है अरेंजमेंट में, अरेंज किया गया है। जबकि सिलेक्शन में क्या, उसमें से किसी को भी बैठा दीजिए तो आ जाता है सिलेक्शन में। तो सिलेक्शन यानी कि अरेंजमेंट के लिए एक फार्मूला होता है,
और इसको डिनोट किससे किया जाता है, कॉम्बिनेशन को सी से डिनोट किया जाता है। अगर मान लीजिए n वस्तुओं में से r वस्तुओं के चयनित करने के लिए कॉम्बिनेशन का फार्मूला क्या होता है, NCR। इसका फार्मूला होता है n फैक्टोरियल अपान n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू में r फैक्टोरियल। यानी कि अगर n वस्तुओं में से r वस्तुओं को हमको चयनित करना है तो उसके लिए फार्मूला n फैक्टोरियल अपान n माइनस आर फैक्टोरियल गुणे r फैक्टोरियल होता है। यहाँ पर फैक्टोरियल इसको हम लोग पढ़ते हैं फैक्टोरियल, क्या पढ़ते हैं, फैक्टोरियल। और इसका हिंदी क्या होता है, क्रम गुणित होता है। क्रम गुणित, क्रम गुणित मतलब किसी संख्या अगर मान लीजिए उसका क्रम गुणित ज्ञात करना है तो आप क्या करिए, सिंपली उसको पकड़िएगा, उसको क्रम से नीचे से गुणा कर दीजिएगा। जैसे n फैक्टोरियल, मान लीजिए हम 5 फैक्टोरियल की बात करें तो 5 फैक्टोरियल क्रम गुणित 5 गुणे इसमें से घटाए 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 जहाँ तक आ जाएगा वहीं पर रुक जाएगा तो वो उसका कहलाता है क्रम गुणित। इसी प्रकार n फैक्टोरियल का क्रम गुणित आपका क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल का आपका क्रम गुणित हो जाएगा n गुणे n माइनस 1 गुणे n माइनस 2, उसमें से एक घटाते हुए कहाँ तक चले जाएंगे, गुणे 1 तक, तो उसका कहलाता है वो n का फैक्टोरियल यानी कि उसका क्रम गुणित। तो आपको समझ में आ गया कि एनसीआर का फार्मूला अगर आप ये याद कर लीजिएगा तो इसमें आप लोग जब इसको यूज करिएगा तो ये बहुत काम देगा। और उसके जो बाइनोमियल थियरम है उसके प्रमेय में इसी का यूज किया गया है, कॉम्बिनेशन को डाल दिया गया है उसके गुणांक के रूप में। तो अब हम लोग इस पर एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जिससे आप लोगों को इसके बारे में पूरी तरह से स्पष्ट समझ में आ जाएगा। और इसके बाद हम एक वीडियो डाल देंगे जिसमें हम आपको कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन यानी कि संचय और क्रमचय के बारे में विधिवत तरीके से जानकारी दे देंगे। जैसे मान लीजिए हमको एक क्वेश्चन दे 5C3, इसको हमको सॉल्व करना है तो हमने फार्मूला क्या बताया था, एनसीआर का फार्मूला था n फैक्टोरियल अपान n माइनस आर का फैक्टोरियल गुणे में r फैक्टोरियल। तो इसका इस प्रकार आप कर दीजिएगा तो अब n फैक्टोरियल यानी ऊपर वाले का तो 5 फैक्टोरियल अपान में 5 माइनस 3 फैक्टोरियल कर दीजिएगा, फिर उसके बाद कर दीजिएगा 3 फैक्टोरियल। तो अब हमने बताया था फैक्टोरियल का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर फैक्टोरियल का मतलब क्रम गुणित, क्रम से नीचे से गुणा कर दीजिएगा, 5 को गुणा कर 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, 3 गुणे 2 गुणे 1 को हम 3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं क्योंकि 3 2 1 वो अभी उसका 3 का क्रम गुणित हो जाएगा तो उसको 3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। 5 में 3 जब आप घटाइएगा तो ये हो जाएगा 2 फैक्टोरियल गुणे में 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल से ये कट गया, 5 गुणे 4 अपान में 2 फैक्टोरियल 2 गुणे 1 यानी कि 2, 2 दूनी के 4 कर दीजिएगा तो इसका आ जाएगा आंसर 10। यानी कि 5C3 का मान आप आ गया 10। कंपटीशन में लगभग इसका भी पूछ देता है कि 5C3 NCR 5C3 10C3 8C3 ये ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। अगर इसका फार्मूला आपको याद रहेगा तो वहाँ से मान निकाल सकते हैं। तो जब कॉम्बिनेशन पढ़ाएंगे तो इसके बारे में एकदम बढ़िया से स्पष्ट समझ में आ जाएगा आपको। तो देखिए दोस्तों क्या किया गया, हमने बता दिया आपको कॉम्बिनेशन के बारे में। कॉम्बिनेशन सिंपली आपको फार्मूला याद बस रखना है, एनसीआर मतलब n फैक्टोरियल अपान n माइनस आर फैक्टोरियल गुणे में r फैक्टोरियल, बस इसी को आपको याद रखना है। दोस्तों क्या किया गया, यहाँ पर उन्होंने देखा, पास्कल ने देखा कि जो ये 1 है वो किसका मान है, 0 गुणांक के लिए 0C0 का मान 1 आया। 1 अगर घातांक 1 है तो इसके लिए कहा उन्होंने 1C1 0 का मान 1 और 1C1 का मान 1। फिर उसके बाद घातांक अगर 2 है तो 2C0 का मान 1, 2C1 का मान 2, 2C2 का मान 1। उन्होंने देखा ये आ रहा है। तथा अगर घातांक 3 है तो उन्होंने देखा 3C0 का मान 1, 3C1 का मान 3, 3C2 का मान 3 और 3C3 का मान 1, 3C3 का मान 1। अब इसको आप लोग जब देख रहे हैं तो इसको देखने से आपको कुछ समझ में आ रहा है, दिमाग में कुछ आइडिया जा रहा है कि ये किस क्रम में व्यवस्थित है, कॉम्बिनेशन के जो क्रम दिए वो किस क्रम व्यवस्थित है। तो आप देख रहे होंगे जो ऊपर के अंक हैं यानी जो ऊपर वाले अवयव हैं वो जिस घातांक के हैं उतने ही, यानी कि अगर आप घातांक 1 है तो ऊपर के अवयव 1 ही होना चाहिए, घातांक 2 है तो ऊपर के अवयव 2 है, उसमें बदलाव तो आ नहीं रहा है। बदलाव किसमें आ रहा है, नीचे वाले अवयव यानी नीचे वाली लिमिट में बदलाव आ रहा है। नीचे वाली लिमिट बदल कैसे रही, 0 से लेकर के कहाँ तक बदल रही है, जितना घातांक का मान है वहां तक बदल रही है। तो अब आपको तो यहाँ समझ में आ गया कि जो गुणांक है, गुणांक किसके रूप में लिखना है आपको, कॉम्बिनेशन के रूप में। कॉम्बिनेशन में कैसे लिखना है, जितना घातांक दिया रहेगा यानी जो विपद रहेगा, द्विपद का जो घातांक दिया रहेगा तो आपको क्या करना है, ऊपर वाला संख्या उतना ही रखना है जितना घातांक का मान है। फिर उसके बाद नीचे 0 से लेकर के जितना घातांक तक है वहां तक हमको जाना है। एक एग्जांपल इसके तहत हम कर देते हैं। मान लीजिए 2 घातों वाला, जिससे आप लोगों को पूरा क्लियर किया कि 2 घात वाला आपको याद भी है तो उससे आप कहेंगे कि हाँ ये सही है नियम। तो उन्होंने क्या किया, ट्राई किया 2 घात पर, फिर उसके बाद फार्मूला दिया। मान लीजिए करना चाहते हैं x प्लस वाई के घाते 2, इसको हम करना चाहते हैं
इसके रूप में। तो अब हमको तो गुणा तो करना नहीं है इसके तहत, हम फार्मूला जो याद किए उससे भी नहीं करेंगे, हम करेंगे किससे, इन्हीं चीज़ों मेथड अपना यूज करके, ये मेथड यूज करेंगे। इसमें इस मेथड के तहत क्या कहा है, पहले वाला जो पद है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, और जो दूसरा वाला पद है इंक्रीज होगा। कहाँ से इंक्रीज होगा, ये 0 से इंक्रीज होगा 2 घात तक, और ये 2 घात से डिक्रीज होगा 0 घात तक। जैसे हम पहले डिक्रीज इंक्रीज कर लेते हैं, ये 2 घात ई हो जाएगा y घात, प्लस में अब ई हो जाएगा 1 घात x की 1 घात, ई बन जाएगा 1 घात, 0 से अब एगो बढ़ गया, 2 से एगो घट गया। अब इसके बाद ये और घट करके x घात 0 बन जाएगा, और एक बढ़ के 1 घात 2 बन जाएगा। इसको 1 लिख सकते हैं और इसका मान भी 1 होगा, इसको लिखने की जरूरत है नहीं। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जब आप यूज करिएगा इसके पहले 2 घात के लिए हमने तो ये बताया था 1 2 1, अब इसका यूज करेंगे इन सब चीज, 2c0 2c1 2c2 रखेंगे। यहाँ पर रख दीजिएगा 2c0 2c1 2c2। आप पाएंगे 2c0 का आप मान निकालिएगा, 2c0 का जब मान निकालिएगा 2 फैक्टोरियल, 2 में से 0 आप घटाइएगा, यहाँ आपका मान मिल जाएगा। फिर उसके बाद 0 फैक्टोरियल कर दीजिएगा, तो 2 फैक्टोरियल को रहने दीजिए, और 2 फैक्टोरियल ये होगा, अब 0 फैक्टोरियल ये, इससे ये कट गया, अब 0 फैक्टोरियल बचा, तो 0 फैक्टोरियल इसका मान हमेशा 1 होता है, यानी कि आपका मान यहाँ पर आ गया 1। क्या आ गया मान 1। अभी हम बताएंगे आपका 0 फैक्टोरियल का मान 1 कैसे आता है। यहाँ पर आपका क्या आ गया, इसका मान 1, यानी कि 1 का एक्स स्क्वायर में गुणा कर दीजिएगा, 1 एक्स स्क्वायर फिलहाल होगा, और 2c1 का अगर मान निकालिएगा तो यहाँ पर आएगा इसका मान 2xy प्लस 2c2 का मान भी 1, इसका और इसका हम बताएंगे भी। तो आपको इससे देख करके आप बता सकते हैं कि इसका क्या फार्मूला बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। आपको समझ में आ गया बाइनोमियल थ्योरम से कैसे। इसी प्रकार अगर कई घात रहे, n घात रहे, तो n घात में क्या करना है आपको, अगर घात n रहेंगे तो n से x पहले पद का मान घटेगा, यानी कि पहले पद का जो घातांक होगा वो n से 0 तक घटेगा, और जो दूसरे पद का जो घातांक है वो बढ़ेगा 0 से लेकर के n तक, जबकि जो उसका गुणांक है वो क्या होगा, गुणांक कैसे घटेगा बढ़ेगा, गुणांक जो होगा वो होगा आपका नीचे वाला बढ़ता है, तो नीचे वाला 0 से लेकर के n तक बढ़ेगा। इसको बोला जाता है गुणांक, जो सी वाले में है अगर उसको बोला जाता है उसका गुणांक, यानी कि द्विपद गुणांक। अब हम बता देते हैं आपको 0 फैक्टोरियल का मान 1 कैसे आता है। 0 फैक्टोरियल, इसमें आपको अगर ये चीजें आप ये याद करिएगा, हमेशा 0 फैक्टोरियल का मान 1 होता है। 0 फैक्टोरियल का मान 1 कैसे आता है, इसको याद करना है। 0 फैक्टोरियल का मान 1 आता है। देखिए अगर मान लीजिए हमको 3 फैक्टोरियल का मान ज्ञात करना है, तो आप एक काम कर सकते हैं, 4 फैक्टोरियल में अगर आप 4 का भाग दे देते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 बटा में 4 भाग दे दिए 4 से, तो 3 फैक्टोरियल का मान निकल गया। 3 फैक्टोरियल का मान निकालने के 4 फैक्टोरियल में 4 से भाग दिए। उसी प्रकार मान लीजिए हमको अगर मान लीजिए 0 फैक्टोरियल का मान निकालना है, 0 फैक्टोरियल का मान निकालना रहेगा, तो हम क्या करेंगे, इसके पहले वाले यानी कि 1 फैक्टोरियल में हम क्या कर देते हैं, 1 से भाग दे देते हैं, तो हमारा काम निकल जाएगा, आसमान 0 फैक्टोरियल का मान निकल जाएगा। ये 1 फैक्टोरियल का मान 1 ही होता है, 1 है तो 1 से भाग दे दीजिएगा, यहाँ पर 1, यानी कि 0 फैक्टोरियल का मान आपका क्या निकल गया, 1। ये आपको याद रखना है कि 0 फैक्टोरियल का मान क्या होता है, 1 होता है। अब हम लोग देखेंगे कि जो ऊपर और नीचे वाले अगर समान संख्याएं हैं, और अगर नीचे वाली संख्या 0 है तो उसका मान सेम कैसे आता है, ये आपको याद रखना है। 0 फैक्टोरियल का मान 1 कैसे होता है। और अगर मान लीजिए 4c4 है तो इसका मान हमेशा आएगा 1। अगर 4c0 है तो इसका मान भी आएगा 1। वो कैसे, अगर मान लीजिए 4c4 को आप सॉल्व करिएगा, 4c4 को जब सॉल्व करिएगा 4 फैक्टोरियल ऊपर 4 में 4 घटेगा, 0 फैक्टोरियल, ये आपका 0 फैक्टोरियल है, और ये 4 फैक्टोरियल कटा 1/0 फैक्टोरियल, यानी कि 1/1 मीन्स 1, तो इसका मान आ गया 1। इसी प्रकार 4 से 0 करिएगा 1, तो इसका मान भी निकल जाएगा। तो आपको चीजें क्या करना है, ये याद करना है, एक चीज ये याद करना है, अगर NCN हो तो उसका मान आता है 1, अगर NC0 हो तो उसका मान आता है 1, यानी कि NCN = 1 बराबर NC0। ये चीजें आपको याद रखना है। इसको आप अगर याद किए हैं तो इसमें आप लोगों को उस चीजों का यूज होगा। तो आप लिख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, और इसको भूलिएगा नहीं कि 0 फैक्टोरियल का मान 1 आता है। वो भी हमने बता दिया वो कैसे आता है।
अब तो आप लोगों को समझ में आ गया कि अब गुणांक उठा करके रख दिए थे। इसी प्रकार उन्होंने कहा कि अब मान लीजिए n घातांक है, तो अब उसका कैसे निकालेंगे। उनके पास तो दिमाग में आ गया था कि अब कॉम्बिनेशन तो अब कोई फिक्र नहीं, इसका आराम से फार्मूला बन सकता है। तो उन्होंने फार्मूला बनाया। उन्होंने फार्मूला कैसे बनाया, इस चीज को आप याद रखिएगा। अब हम इसको मिटा देते हैं। अब n घात अगर है तो उसके लिए हम फार्मूला बताते हैं। हमने सबके लिए क्रम बता दिया। हमने क्रम क्या बताया, पहले पद का याद रखिए, पहला पद का घात जो होगा वो क्या होगा, डिक्रीज करेगा। इस दूसरे पद का घात का कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। और हमने बताया कि जो एनसी इसमें थे, यानी कि कॉम्बिनेशन में एनसीआर आर मान लीजिए, तो आर का जो मान कर रहा, जो आर का मान हो रहा था वो बढ़ रहा था। कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर के जितना घात था उतना तक, 0 से लेकर के 0 से जितना घातांक तक, यानी जितना मान उसका घातांक रहता था वहां तक वो बढ़ता था। तो दोस्तों देखिए, अगर मान लीजिए हाँ यहाँ पर उन्होंने क्या किया, x प्लस ए के पावर n। अब उन्होंने कहा कि अगर मान लीजिए कोई द्विपदीय बहुपद है, उसमें n घात है, तो उसका कैसे निकलेगा। अब तो सब चीज पता चल गया, गुणांक भी निकालना जान गए। फिर उसके बाद जो उसके पद थे वो कैसे, उनके क्रम में क्या व्यवस्था थी वो भी हम जान गए। तो पहले हम इसको लिखेंगे, तो ये क्या कर रहा था, NC0, यानी कि घात अब 0 से ही बढ़ना स्टार्ट कर रहा था। और पहला पद का काम था घटना, दूसरा पद का काम था बढ़ना। तो ये घट रहा था कहाँ से, n से, और ये बेचारा जो दूसरा पद था वो 0 से लेकर के बढ़ रहा था। प्लस कर दीजिएगा NC, फिर उसके बाद ये 0 वाला फिर एक अंक बढ़ जाएगा, फिर एक और घट जाएगा, और ये वाला एक अंक बढ़ जाएगा, प्लस NC2 x स्क्वायर, 2 अब घट जाएगा, इसमें से एक और माइनस करिएगा 2 हो जाएगा, और इसमें एक और जोड़िएगा तो ये a स्क्वायर हो जाएगा, प्लस करके डॉट 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 NCn तक जाएगा, और ये n माइनस n तक घटेगा, और ये a के पावर n तक बढ़ेगा। अगर इसको और अच्छे से लिखिएगा तो NC0 x के पावर n, और a के पावर 0 का मान 1 होता है, उसको छोड़ सकते हैं, NC1 x पावर n माइनस 1 a के पावर 1, प्लस n डॉट 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 छोटा कर देते हैं। फिर उसके बाद NCn x पावर n माइनस 1 0, तो ये 1 हो जाएगा a के पावर n। यही जो निकला था उनका यही प्रमेय था कि अगर मान लीजिए कोई द्विपद है, उसमें n घात है, तो उसके लिए कौन सी व्यवस्थाएं। अब यहाँ से तो आप समझ ही गए, कोई भी कितनी भी घात हो तो इसका आराम से विस्तार कर सकते हैं। तो अब क्या किया गया है, फैला हुआ है, तो इसको बोला गया द्विपद विस्तार। इसको बोला गया द्विपद विस्तार, यानी कि उसका विस्तार किया गया है। और इसमें जो NC0, NC1, NCn है, इनको बोला गया NC0, NC, इधर लिख देते हैं क्योंकि अभी इसको शॉर्ट रूप में हमको लिखवाना है। NC0 जो है, NC1, ये डॉट 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 NCn, जो ये सब चीजें हैं, ये सब जो चीजें हैं, इनको बोला गया ये क्या है, द्विपद गुणांक है। क्या है, द्विपद गुणांक है। पूछता है कि पांचवा पद का द्विपद गुणांक ज्ञात कीजिए, छठवां पद का द्विपद गुणांक ज्ञात कीजिए। तो ये NC1, NC2 कौन सा आएगा, यही ज्ञात करना होता है। तो इसको याद रखिएगा, इसको द्विपद गुणांक कहा जाता है। जबकि इन सबको पूरा मिलाकर के एक पद बोला जाता है। ये एक पद है, दो पद है, तीन पद है, चार पद है, पांच पद है। तो आप इसमें अगर ध्यान दीजिएगा तो आप पाएंगे कि अगर n घात वाला, अगर किसी भी द्विपद में अगर n घात है, अगर उसका आप विस्तार करिएगा तो उसमें जो पदों की संख्या ये जो निकल रहा है 1 2 3 4, ये पदों की संख्या 1 2 3, जहाँ से प्लस और माइनस जो उसको अलग करता है वही उसके पद कहलाते हैं। अगर गुणा या भाग रहेगा तो वो एक ही पद कहलाएंगे। अगर किसी भी पद में किसी दूसरे पद से अगर गुणा या भाग है तो आप वो जो पद होगा वो एक ही पद कहलाएगा। जबकि उसमें जो प्लस और माइनस चिन्ह अगर लग जाते हैं तो उसको अलग कर देते हैं, अलग अलग पद में विभाजित कर देते हैं। तो ये एक पद, दो पद, तो इसमें आप गिनिएगा तो अगर n घात है तो n+1 पद हो गए। जैसे a प्लस बी के घाते 2 रहता था तो आप करिएगा तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो कितने पद मिलते थे, a स्क्वायर 1, 2ab 2, बी स्क्वायर 3, 3 पद मिलते थे। तो वहां पर 2 घात थी, 3 पद मिल रहे थे। इसी प्रकार यहाँ पर n घात है तो पदों की संख्या कितनी हो जाएगी, n। अगर n घात वाला बहुपद है तो उसमें पदों की संख्या कितनी हो जाएगी, n+1 हो जाएगी। अब इसको अगर मान लीजिए अब शॉर्ट में लिखना है
यही इनका बाइनोमियल थ्योरम था, यही इनका प्रमेय था। एन घातों पर अगर मान लीजिए किसी द्विपद में एन घात है तो उसके लिए कौन से सूत्र यूज किया जाए, वही उन्होंने दिया था पास्कल ने। अगर इसको मान लीजिए हमको शॉर्ट में लिखना रहे समेशन के रूप में, शॉर्ट में लिखने का मतलब समेशन में योग योग समेशन क्या करता है, यानी सिग्मा क्या करता है, योग कराता है। सिग्मा लगा दीजिएगा, फिर ऊपर और नीचे वाली लिमिट और ऊपर वाली लिमिट में क्या लिखते हैं, जिसका मान हमेशा बदलता है उसी को लिखते हैं। आप इस चीज को ध्यान दीजिएगा, इसी चीज से बनेगा। तो आप यहाँ पर देखिएगा जीरो बदल रहा है, यहाँ पर ए का घात बदल रहा है, इस सबके घात ऊपर ऊपर वाले बदल रहे हैं। तो बदल कैसे रहे हैं, जीरो से बदल रहे हैं, जीरो से बदल रहे हैं। यानी कि इसको मान लेते हैं आर, आर का मान जो है जीरो से बदल रहा है, वो कहाँ तक बदल रहे हैं, एन तक। ठीक है, तो अब जो जो बदल रहे हैं उसकी जगह पर जो माने आप आर माने उसको रख दीजिए। एन सी जीरो, जीरो की जगह बदल रहा है तो एन सी आर हो जाएगा। और यहाँ पर एक्स के पावर एन, एन माइनस वन माइनस के रूप में बदल रहा है, तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा एक्स के पावर एन माइनस आर। फिर उसके बाद ए के पावर जीरो वन वन टू डायरेक्ट बदल रहा है, तो ये भी आपका बदल जाएगा ए के पावर एफ, ए के पावर आर। ये इसका क्या है, शॉर्ट रूप है। ठीक है, ये इसका शॉर्ट रूप है। अगर मान लीजिए यहीं पर ये प्लस है, अगर यहीं पर माइनस हो तो उसके लिए फार्मूला क्या होगा, अब इसको नोट कर लीजिएगा। ये इसका बाइनोमियल थ्योरम, इसको द्विपद विस्तार बोला जाता था, और जो एक एक पद है उसको पद बोला था। और अगर एन घात वाला बहुपद, एन घात वाला द्विपद है तो उसमें पदों की संख्या कितनी हो जाएगी, एन प्लस वन हो जाएगी। और जिसमें एन सी जीरो, इस सबको क्या बोला, द्विपद गुणांक बोला जाता था। और मान लीजिए एक्स माइनस ए के पावर एन का अगर हमको करना है, एक्स माइनस ए के पावर एन का करना रहेगा, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका करिएगा सेम टू सेम वैसे ही करना है। तो हम क्या करते थे, एन सी जीरो, और इसके मान को हम क्या कराते थे, घटाते थे। कहाँ से, एन से लेकर के, फिर उसके बाद माइनस से, ये जीरो से लेकर के क्या होता था, बढ़ता था। फिर उसके बाद प्लस लगाइए, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, देखिए वैसे करके हम उसको विभाजित कर रहे हैं, कैसे करके, एक्स प्लस माइनस ए के पावर एन, इसको ऐसे करके तोड़िएगा ना तो सिंपल हो जाएगा। तो अब इसे तोड़ रहे हैं, एन सी वन हो जाएगा, एक्स के पावर एन माइनस वन हो जाएगा। फिर उसके बाद ये आपका माइनस ए के पावर वन हो जाएगा, जीरो से एक बढ़ गया, प्लस में एन सी टू, एक्स के पावर एन माइनस टू माइनस ए के पावर, ये आपका टू हो जाएगा, प्लस डॉट 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 प्लस कर दीजिएगा यहाँ पर, एन सी एन एक्स के पावर एन माइनस ए के पावर एन। अगर इसको आप और बढ़िया से लिखना चाहें तो इसको और आप ऐसे लिख सकते हैं, एन सी जीरो माइनस वन के पावर जीरो, एन सी जीरो एक्स के पावर एन ए के पावर जीरो, प्लस में माइनस वन के पावर वन, एन सी वन एक्स के पावर एन माइनस वन, फिर उसके बाद ए के पावर वन लिख सकते हैं, एन सी टू, इसको पहले लिख दीजिए, माइनस वन के पावर टू हो जाएगा, एन सी टू एक्स के पावर एन माइनस टू, और फिर उसके बाद ये ए के पावर ए का स्क्वायर। फिर उसके बाद ये आपका प्लस प्लस डॉट 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 प्लस करके आ जाएगा, माइनस वन के पावर एन, एन सी एन एक्स के पावर जीरो, और फिर उसके बाद ये, अब जीरो वाले को एक कर देते हैं, जीरो वाले को एक कर देते हैं, इसको लिखने का कोई मतलब नहीं, जीरो वाले को एक कर देते हैं। ये आपका हो जाएगा एन सी एन और एक्स ए के पावर एन, ये आपका इसके रूप में होगा। और इसका अगर आप करिएगा तो इसका मान भी वन आ जाएगा, तो इसको भी लिखने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ तक समझिए। ये जो है इसका विस्तार है, किसका, एक्स के पावर एक्स माइनस ए के पावर एन का विस्तार है। यानी कि माइनस वन का चिन्ह निगेटिव का होगा, जब उसका घात विषम होगा तो उसका मान निगेटिव, जब उसका सम तो पॉजिटिव होगा। अगर इसको अगर आपको सिंपली में लिखना, सिंपल भाषा में अगर सिंपल बनाना होगा तो आप सिंपल में कैसे लिखिएगा, सिंपल में यानी कि शॉर्ट रूप में आप लिखिएगा, सिग्मा के रूप में करके, सिग्मा के रूप में करिएगा तो सिग्मा के रूप में। अब देखिएगा बदलाव कैसे हो रहा है, बदलाव किसके रूप में हो रहा है, जीरो से लेकर के एन तक बदल रहा है। आर का मान जीरो, आर का मान ले लेते हैं, जो बदल रहा है उसको आर मान लेते हैं, और वो बदल रहा है कहाँ, जीरो से लेकर के एन तक, तो आप जहाँ जहाँ बदल रहे हैं यहाँ पर डायरेक्ट बदल रहा है तो वहाँ पर डायरेक्ट बदलेगा, एन सी आर। फिर उसके बाद ये देखिएगा, इधर देखिए एन सी आर, फिर उसके बाद एक्स के पावर एन, तो ये आपका हो जा रहा है एक्स के पावर एन माइनस आर, इसको लिखेंगे क्योंकि ये माइनस के रूप में, यहाँ माइनस वन माइनस टू ऐसे चेंज होगा, माइनस आर जीरो रखिएगा तो एन मिल जाएगा। फिर उसके बाद आप इसको कर दीजिएगा, ए का मान यहाँ देखिएगा, ए का मान जो है वो आपका बदल रहा है,
आर के रूप में। तो अब यहाँ पर हमने आगे इसको माइनस के रूप में छोड़ दिया, यानी कि माइनस आगे लिख लीजिएगा, -1 का जो मान वो भी आर के रूप में बदल रहा है, क्योंकि यही माइनस के रूप में था। तो इसका क्या कहलाता है, शॉर्ट रूप। ये इसका शॉर्ट रूप है। अब तो आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके गुण क्या होते हैं, यानी कि इसमें कौन सी चीजें होती हैं इम्पोर्टेंट, जो आप लोगों को समझना चाहिए, वो होती है कि इसमें हमने बताया कि अगर मान लीजिए n घात है तो पदों की संख्या n+1 हो जाती है। n+1 पदों की संख्या, ये तो आपको याद रखना ही रखना है। जबकि दूसरा क्या होता है, आप देखेंगे कि अगर कोई भी अगर पद लीजिएगा तो उसमें जो दोनों पद हैं उनके घातांकों को अगर जोड़िएगा, उसका मान हमेशा जो घात पहले था उसमें बराबर, यानी कि n घात वाला था तो इसको पहले जोड़िएगा, इसके घातक जोड़िएगा तो n+0 n-1 1 होता है, यानी कि उसके घातों का हमेशा मान क्या आता है, 1 आता है प्रत्येक पद में। और दूसरा अगर देखिएगा तो इसमें जो गुणांक है, यानी कि जो द्विपद गुणांक है, प्रारंभ से तथा अंतिम से समान दूरी पर अगर देखिए द्विपद गुणांक के मान हमेशा क्या होते हैं, सेम आते हैं। अगर इससे बेस्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, आप चाहे तो लगा सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर देखते हैं। ये इसके रूल लिख देते हैं, कौन कौन से रूल है जो आप लोगों को फॉलो करने थे, यानी कि इसमें इम्पोर्टेंस अपना दिखाते थे। अब नेक्स्ट वीडियो अगले पार्ट में देखेंगे, अगला पार्ट नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, यानी कि इम्पोर्टेंट थिंग रूल्स आप जो भी बोले। अगर इसमें क्या था प्रथम पद का मान क्या हो रहा था, एक 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 करके घट रहा था, मान घटना का घात क्या हो रहा था, घट रहा था। जबकि द्वितीय पद का देखिएगा तो उसका घात एक एक करके बढ़ रहा था, वो भी कहाँ से, 0 से लेकर के उसके जो घात दिया रहता था वहां तक। दूसरा देखिएगा, n घातों वाले द्विपद में पदों की संख्या तो पदों की संख्या कितनी हो जाएगी, अगर उसके घाते n रहेगा तो पदों की संख्या n+1। इसको याद रखना है हमेशा। कंपटीशन में अक्सर पूछता है कि अगर किसी बहुपद के 12 घात हैं, तो अगर द्विपद वाले बहुपद के अगर 12 घात है तो उसमें पदों की संख्या क्या होगी, तो 12 घात है तो पदों की संख्या 1 अधिक 13 हो जाएंगी। तीसरा आपको क्या याद करना है, जो द्विपद गुणांक है, गुणांक का मान, जो द्विपद गुणांक का मान सेम होगा, क्या होगा, सेम होगा। कब सेम होगा, प्रारंभ से समान दूरी इक्वल टू अंतिम से समान दूरी, यानी कि प्रारंभ से समान दूरी पर उसका मान और अंतिम से समान दूरी पर उसका मान क्या होता है, सेम होता है। इन्हीं चीजों को आपको क्या करना है, याद रखना है। अगर अब इसमें देखिए, और एक और चीज चौथा क्या होता है, चौथा ये होता है कि प्रत्येक पद में, यानी कि उसका जो प्रसार हुआ है, प्रसार में प्रत्येक पद में द्विपद बहुपद के घातों का योग उसके घातों, अगर मान लीजिए घातों, यानी कि जो n, अगर मान लीजिए n घात वाला है तो n उसके घातों का योग, घातों n घात n के बराबर होता है। यानी जितने घात वाला रहता है, अगर उसको उसके पदों के घातों को अगर मिला करके जोड़िएगा ना, तो जितने घातों रहता है उतना हमेशा मिलता रहता है। तो दोस्तों चलिए अब हम लोग एक क्वेश्चन इसको बेस्ट सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद ये चीजें थोड़ा क्लियर हो जाएंगी, और एक ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और भी बहुत आसान होता है। आप लोग इस जो आज का पार्ट है, अगर इसके क्वेश्चन की बात करें तो अब इसमें प्रसार वाला बस क्वेश्चन आएगा, तो इस क्वेश्चन को आप लोग आसानी सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसको x+3y के घाते 4 का द्विपद प्रसार ज्ञात कीजिए। द्विपद प्रसार कैसे ज्ञात करेंगे, द्विपद प्रमेय से जो हमको के घाते n का पावर के लिए प्रसार ज्ञात करने के लिए जो फार्मूला, यानी कि जो हमने आप लोगों को नियम बताया था कि आपको कौन सा घटाना है, कौन से बढ़ाते हुए घातों को आगे बढ़ाते हुए चलना है। आप लोगों को फार्मूला नहीं याद करना है, आप लोगों को बस वो कॉन्सेप्ट याद करने हैं जो हमने आप लोगों को बताया था। तो आप लोग यहीं पर उस कॉन्सेप्ट को लागू करिएगा, और तो इसके बाद आपको इसका प्रसार आसानी से मिल जाएगा। मान लीजिए हम इसको सॉल्यूशन
सॉल्व करते हैं। मान लीजिए दिया हुआ है कि 2x प्लस 3y के पावर आपका 4 है, तो इसको हमको सॉल्व करना है। तो अब का हमने बताया था, आपको बताया था द्विपद गुणांक जो होता है वो क्या होता है, संचय के रूप में होता है, एनसीआर के रूप में होता है। तो हमने बताया था कि घात जो होती है, ऊपर वाली घात वो होती है, और नीचे जो होता है इसका मान 0 से लेकर के बढ़ता है, जितनी घात तक होती है एन घात एन तक बढ़ेगा। तो आप सिंपली रखिएगा, ऊपर 4 ही रहेगा, सी, फिर उसके बाद नीचे 0, ठीक है। फिर उसके बाद जो ये प्रथम पद होता है उसकी घात घटती है और इसकी घात बढ़ती है। तो काम सेम टू सेम करिएगा, इसकी घात घटेगी कहाँ से, 4 घात से घटना स्टार्ट होगी, यानी कि यहाँ पर पहले 2x की घातें 4 होगी, फिर इंटू में 3y, इसकी घात 0 से बढ़ेगी, प्लस करिएगा। फिर उसके बाद दूसरा काम हो जाएगा 4c, 0 था, इसके बाद ये 1 बन जाएगा, 2x की घातें 4 है तो ये 2x की घातें 3 हो जाएगा यहाँ पर, इंटू में 3y की घातें 0 था, 3y की घातें 1 हो जाएगा, फिर प्लस करिएगा आप। फिर इसके बाद 4c1 हो गया तो 4c2 अब होगा यहाँ पर, फिर ये 2x की घातें 3 था, ये 2x की घातें 2 हो जाएगा, यानी कि आपको इसको घटाते हुए 0 तक लेकर जाना है, और जो दूसरा पद उसको बढ़ाते हुए जितनी घात है वहां तक लेकर जाना है। 2x की घातें 2 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा गुणन 3y की पावर 2, प्लस करिएगा। फिर 4c3 अब यहाँ पर आपका हो जाएगा 4c3, 2x के पावर ये आपका 1 हो जाएगा, और इंटू में 3y की घातें आपका 3 हो जाएगा, प्लस करिएगा 2x की घातें 0 इसका हो जाएगा, और इंटू में 3y की घातें 4 हो जाएगा। अब यहाँ से आप सॉल्व करिएगा तो 4c0 हमने बताया था, अगर नीचे वाला अगर 0 है तथा ऊपर और नीचे वाले अगर सेम है तो उनका मान हमेशा क्या होता है, 1 होता है। यानी कि हमने बताया था NCN इज इक्वल टू NC0 इज इक्वल टू 1, इसका मान हमेशा 1 आता है, तो वही 1 रखिएगा, आप निकालने नहीं जाने की जरूरत है, डायरेक्ट इसका मान आप 1 रख दीजिए। तो यहाँ पर 1 रखिएगा तो 1 हो जाएगा, और इसका करिएगा तो 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16, यानी कि यहाँ पर आपका जाएगा 16x या फिर 4 इंटू में इसका मान 0, किसी का पावर अगर 0 होता है तो उसका मान हमेशा 1 होता है। तो 4c1, अब इसको देखिएगा तो 4c1 का आप निकालते हैं तो 4c1 का निकलेगा क्या, देखिए कैसे निकालेंगे। 4c1 आपका है तो इसको ऊपर करिएगा तो उसके फार्मूले से, एनसीआर के फार्मूले से कहता है n फैक्टोरियल अपन n माइनस आर इंटू आर फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल अपन 4 माइनस 3 फैक्टोरियल गुणे में 3 फैक्टोरियल, तो इसको करिएगा 4 गुणे 3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, तो 1 फैक्टोरियल गुणे 3 फैक्टोरियल, इससे ये कटा, इसका मान 1 यानी कि 4, यहाँ से आपका मान कितना निकल जाएगा, इसका 4 निकल गया। फिर इसको करिएगा तो 2 दूनी के 4 दूनी के 8 x क्यूब गुणे करिएगा, ये 3y की घाते क्या है आपका 1 है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 3y। अब इसको आप सॉल्व करिएगा 4c2, इसका मान देखिएगा कितना आता है, तो क्या करना है 4c2 को सॉल्व करना है, तो आप 4 फैक्टोरियल करिएगा, 4 में से 2 घटेगा, n माइनस आर फैक्टोरियल इसका, फिर उसके बाद r का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, तो इसको करिएगा तो 4 गुणे 3 गुणे 2 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, 2 फैक्टोरियल गुणे 2 फैक्टोरियल, इससे कटा तो ये 2 फैक्टोरियल यानी 2 गुणे 1, इससे काटे 2 दूनी के 4, यानी कि आपका यहाँ पर मान आ जाएगा 3 दूनी के 6, प्लस करिएगा, इसका हमने सॉल्व किया है तो इसका 6 गुणे में 2 दूनी के 4 x स्क्वायर गुणे में 3 तरीके 9y स्क्वायर, 9y स्क्वायर, प्लस कर दीजिए। अब 4c3 का अगर आप मान निकालिएगा 4c3 का, तो देखिएगा उसका भी 4 ही मान आ सकता है। 4c3 का जब सॉल्व करिएगा 4c3 का, तो 4 फैक्टोरियल अपान 4 माइनस 3 का फैक्टोरियल गुणे 3 फैक्टोरियल, तो 4 गुणे 3 फैक्टोरियल अपान में इसका करिएगा 1 फैक्टोरियल गुणे 3 फैक्टोरियल, इसको काट दीजिएगा, इसका मान आ जाएगा 4, कितना आ गया 4। हमने इसके पहले कंसेप्ट में ये भी बताया था कि आपका जो द्विपद गुणक होते हैं यानी द्विपद गुणांक जो होते हैं उनका मान सेम होता है, प्रारंभ से जितना पद तक गया है प्रारंभ से उसकी संख्या, पदों की संख्या, जबकि अंतिम से पदों की संख्या। तो यहाँ पर देखिएगा दूसरे नंबर पर ये है प्रारंभ से, और दूसरे नंबर पर ये 4c3, तो इसका मान देखिए यहाँ पर 4 आया था तो इसका मान भी 4 आएगा गुणांक का मान। अब इसको करिएगा तो ये आपका हो जाएगा 2x गुणे में ये आप 3 त्रिक 9 त्रिक 27 y की घाते क्यूब। अब इसको सॉल्व कर दिएगा, 4c4 का मान 1, तो इसका मान 1 यानी कि 3 तरीके 9 तरीके 27 क्या 81 प्लस में 81 y की घाते 4। अब इसको गुणा कर देते हैं और जल्द से इसको सॉल्व करके इसका आंसर लाते हैं, तो ये आपका कितना हो जाएगा 16x की घाते 4 प्लस इसको गुणा करिएगा तो आपका हो जाएगा 8 से को 32 गुणे में 3, 3 दूनी के 6, 3 त्रिक 9, यानी कि आपका आ जाएगा यहाँ से 96 x क्यूब y प्लस करिएगा। अब इसका गुणा करिएगा 9 छक्का के 54 गुणे में 4, 4 से 16, 4 बचे 20
20 एक 21, ये आपका आ जाएगा 216 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस करिएगा, अब इसका गुणा करिएगा तो आपका आ जाएगा 27 को गुणा कर दीजिए, 8 सत्ते के 56, 8 दूनी के 16, 16 छप्पन 11, ठीक है 21, 216, इसका भी आपका आ जाएगा कितना 216 एक्स वाई क्यूब प्लस 81 वाई की घाते 4। अब ये जो आपका मान निकला है यहाँ से, यही इसका क्या है, द्विपद प्रकार है, यानी कि इसको आपने फैला दिया है, इसको फार्मूले बेस्ड, यानी कि आपने इसको क्या कर दिया है, फैला दिया। तो यहीं पर आपका यही क्या हो जाता है, आपका आंसर हो जाता है। यानी कि इसको सिंपली आप लोग वैसे कर सकते हैं, तो आपका सिंपल है। अब अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे कि इससे संबंधित और क्या चीजें होती हैं, इस पर और क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो उसके बाद जो होते हैं, वो जो क्वेश्चन वहां से उठाता है, वो एनडीए बेस्ड या आईआईटी में उधर से अधिक क्वेश्चन उठाता है। जबकि ये पार्ट 1 का जो था, ये बेसिक्स था, यानी कि इसमें प्रसार, जबकि ये 11 कंपटीशन, ऐसे कंपटीशन अक्सर पूछे जाते हैं कि इसका प्रसार ज्ञात कीजिए, तो इसका निकालना आसान होता है। बस आप लोग कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। और गुणा उड़ा करने की जहां तक बात होती है, अगर 4 पद, तो आपको उतना ही नहीं, बस पहले 2-3 पद तक याद करिए, फिर नीचे से वहां तक रख देते हैं। तो दोस्तों, हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हुई होगी, और आप लोग ऐसा काम जरूर करिएगा, हमारे द्वारा बनाए गए सभी वीडियोज को देखिएगा। अगर आप बाइनोमियल थ्योरम के सभी पार्ट्स को अगर स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं, तो बाइनोमियल थ्योरम का कंसेप्ट पूरी तरह से आपका सॉल्व हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें। जय हिंद दोस्तों।